फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुला लो। तो एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गई है, जो 25 अक्टूबर वाला सेशन था वो तो था ही, लेकिन लाइव हो गया 26 अक्टूबर वाला सेशन। तो आज इसी सेशन को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कल भी लेक्चर होगा। तो सबसे पहले प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, सबको हमारी तरफ से, पूरी जेनिक एजुकेशन टीम की तरफ से आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो जैसे कि हम बोले हैं कि रावण को जलाना है आज, तो रावण को एक्चुअली जो जलाना है वो रावण को नहीं जलाओ, वो ज्यादा ठीक नहीं है। अपने अंदर का जो रावण है उसको जलाओ, अपने अंदर का जो रावण है उसको जलाओ। तो आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिकली आज का लेक्चर होगा वेक्टर्स पे। लीनियर अलजेब्रा के कंटेक्स्ट में हम वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबको गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सबको गुड इवनिंग सबको। ओके, तो क्लास एक्चुअली जो 26 वाला लिंक था उस पे आज हो रही है, 25 अक्टूबर वाले पे नहीं, लेकिन घबराओ नहीं, कल भी क्लास होगा। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स की बातें, लीनियर अलजेब्रा के कॉन्टेक्स्ट में वेक्टर्स क्या होते हैं। फिर हमारा जो मेन फोकस रहेगा आज के लेक्चर पे एक ही चीज पे रहेगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, और हमें कुछ वेक्टर्स दिए गए हो, हमें सेट ऑफ वेक्टर दिया गया हो और पूछा गया हो कि बताओ ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट है, ये बताओ, ये फाइंड करो। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? क्लियर हो गई इतनी बात? तो चलो सबने सबसे पहले मुझे ये बताओ। ओके चलो ठीक है, सबको यहां पे सबसे पहले मुझे ये बताओ, कल वाला असाइनमेंट सबने बना लिया? जो लीनियर अलजेब्रा के मैंने क्वेश्चंस दिए थे जेनिक लाइव ऐप में, 15 से 20 क्वेश्चंस थे, वो आपसे बन गए या उसमें किसी में किसी को कुछ डाउट है? ओके, जो भी है इस लेक्चर को अभी अटेंड करो, जो भी है लेक्चर। स्टूडेंट्स इतने कम क्यों हैं? जब मैं सेशन देख रहा था शाम का, उसका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सुजीत सर ले रहे थे, उसमें भी स्टूडेंट्स कम है। आप क्या करते जा रहे हो? पढ़ाई सीरियसली करो, गेट बहुत पास है। ऐसा नहीं जब गेट की एग्जाम में चले गए फिर बाहर निकले बोले हमसे तो हो ही नहीं पाया। प्रिपरेशन नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए सीरियसली अभी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। टाइम बहुत कम है, अभी जो फेज चल रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा, फेब्रुअरी आ जाएगा सेकंड वीक, और आप जब गेट की एग्जाम में जाओगे पता चलेगा कुछ पेपर में पता ही नहीं चल रहा। ओके ओके, शेड्यूल इसलिए 9 बजे हम यहां पे रखते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 6:30 से 7 बजे तक तो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सेशन चलता है। उसके बाद हम चाहते हैं कि आपको भी ब्रेक मिले, इसलिए हम यहाँ पे, हम तो जल्दी रख सकते हैं, हम खुद कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करते क्योंकि इस पे आप पे ही बर्डन आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? अभी कुछ बाकी है तो कुछ कर लेना, कुछ कर लेना, अभी कुछ बाकी है तो कुछ कर लेना। चलो आज वेक्टर्स की बात करते हैं और फिर देखेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये चीज समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गेट में क्वेश्चंस आते हैं, इस पे तो नहीं आते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन नहीं आता, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आता है कि बताओ आपके पास अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने बनेंगे। तो आज का लेक्चर जब आपको क्लियर होगा तो उसी से ही वो चीजें आपकी क्लियर होगी। या पूछते हैं बताओ नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने होते हैं, तो सिर्फ वो नंबर फाइंड करने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन उसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलो आज वेक्टर्स की बात करते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं उनको भी देखेंगे आज की क्लास में। और कल की क्लास में हम देखेंगे कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, और कल हमारा लीनियर अलजेब्रा कंक्लूड करेंगे। ओके, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बाद में, सबसे पहले हम वेक्टर्स देखते हैं। तो वेक्टर्स की जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आपके माइंड में एक ही चीज आएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले जब मैं आपको बोलूंगा वेक्टर तो आपके माइंड में एक ही चीज आएगी, एरोज। आपके माइंड में क्या आएगी? एक ही चीज, एरोज। हम वेक्टर्स को जनरली एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी देखो, वेक्टर जो अभी तक हमने पढ़ा है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा है, अभी जब हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, या ऐसा बोलो कंप्यूटर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, जो कंप्यूटर साइंस का ब्रांच होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे।
तो हम पहले देखेंगे अगर कोई एक फिजिक्स का स्टूडेंट है तो वो वेक्टर्स को कैसे सोचता है, अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो वो कैसे सोचता है, और अगर कोई मैथमेटिशियन है तो दोनों अप्रोच इसको जनरलाइज कैसे बनाता है। तो चलो ये थोड़ी चीजें जो आपको इंटरेस्टिंग बनाएगी वेक्टर्स की स्टडी। तो मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करता हूं, फिजिक्स देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। वो चीजों को समझने के लिए आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये चीजें समझो ताकि आपके थोड़े बेसिक्स यहां पे क्लियर हो जाए। तो अगर मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो जब मैं बोलूंगा वेक्टर, तो वेक्टर सिंपली क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर्स का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे बोला हमारे पास एक ब्लॉक है, ये आप फेमस यहां पे प्रॉब्लम, ये हमारे पास ब्लॉक है और मैं इस पे ऐसा बोलो 5 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं, मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये एरो, अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूं तो ये एरो मुझे क्या बता रहा है, एरो की जो लेंथ है वो मुझे बता रही है कि आप कितनी स्ट्रेंथ का फोर्स लगा रहे हो। तो लेटेस्ट से मैंने बोला 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, और जो एरो की डायरेक्शन है वो मुझे बता रही है कौन से डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। सिंपल इसका मतलब क्या है, लेटेस्ट से अज्यूम करो यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है, जैसे कि ये ब्लॉक है, ये मेरे पास ब्लॉक पड़ा है, इस पे मैं इस डायरेक्शन में इसको खींच रहा हूं, तो वही ये यहां पे पिक्चर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये हमारी हो गई फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू बात। अभी चलो हम कंप्यूटर साइंस का जो स्टूडेंट है उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, जो जनरलाइज केस हमारा बनेगा उसी पे ही हमारा ज्यादा फोकस होगा, कंप्यूटर साइंस पे। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन लीनियर अलजेब्रा का आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में ही है। तो अगर कंप्यूटर साइंस के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये बोलते हैं कि वेक्टर सिंपली क्या होता है, वेक्टर सिंपली होता है एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स, एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स को ही, या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को ही ये क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। कैसे, लेटस से अभी यहां पे देखो, लेटस से मेरे पास कुछ डेटा है, लेटस से मेरे पास कुछ डेटा है, एक स्कूल है उसमें 5 स्टूडेंट्स का मैं डेटा ले रहा हूं। तो लेटस से मेरे पास 5 स्टूडेंट है, S1 उसको मैंने कोड S2 S3 S4 S5। तो बेसिकली मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। लेट अस से एक का वेट है 60, एक का 55, एक का 65, एक का 70 और एक का 75। और मैं ये मेरे पास पूरा डेटा है, ये मेरे पास पूरा डेटा है, इसको मैं एज अ सेट लिख रहा हूं। देखो कैसे, लेट अस से उसको एस से डिनोट करते हैं और यहां पे एक कर्ल ब्रैकेट लगाओ या राउंड ब्रैकेट लगाओ या स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, और फिर इसमें हम क्या लिखेंगे 60 55 65 70 75, और इसको हम बोलेंगे ये वेक्टर है। ये क्या है, वेक्टर, ये है एक वेक्टर। और वेक्टर अगर मैं यहां पे बात करूं कंप्यूटर साइंस के ब्रांच के रिस्पेक्ट में तो सिंपली क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स। मतलब एक कुछ डेटा है उसको मैंने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल वे में या वर्टिकल वे में भी हम लिख सकते हैं, और उसको हमने क्या बोला, वेक्टर। तो वेक्टर सिंपली क्या होगा, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो फिजिक्स वाला क्या बोल रहा था, ये एरो को इमेजिन कर रहा था, फिर बोल रहा था इसकी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, इसकी जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कितने स्ट्रेंथ है उस क्वांटिटी की, फोर्स की। और जब हम लिस्ट ऑफ नंबर, जब कंप्यूटर साइंस ब्रांच में घुस गए तो सिंपली हमने जो बोला कि वेक्टर सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर सिंपली ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, बस आपके पास कुछ डेटा है उसको आपने इस फॉर्म में लिख दिया है, इस फॉर्म में लिख दिया है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि जैसे कि इसको हम मोर प्रिसाइजली ऐसे बोलेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है, लेटस से मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है u और उसका भी सेम डेटा है, उसका भी सेम डेटा है, लेटस से 55 60 65 75 70। अगर ओवरऑल आप एंट्रीज देखोगे तो सेम है, इसमें जो एंट्रीज है वही इसमें ही एंट्रीज है, लेकिन यहां पे देखो ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर कैसे चेंज हो गया, पहले वेक्टर में जो पहली पोजीशन है वहां पे 60 है, यहां पे 55 है, दूसरी जगह पे 55 है, यहां पे दूसरी जगह में 60 है, यहां पे तीसरी जगह पे 65 है, यहां पे तीसरी जगह पे 65 है, यहां पे चौथी जगह पे 70 है, यहां पे 75 है, यहां पे चौथी जगह पे 75, यहां पे 70 है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब नंबर्स तो आपको सेम दिख रहे हैं लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए यहां पे हम बोलेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर इतनी बात। अभी हमने फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखा, कंप्यूटर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू देखा। तो कंप्यूटर साइंस वाले को ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, एरोज वेरोज में, उसको किस में इंटरेस्ट है, सिंपली वेक्टर्स क्या है, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, उसमें कुछ कलेक्शन है डेटा का।
और इनको हम बोल सकते हैं एंट्रीज, इनको हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स। क्लियर हो गई? इसको क्या, या कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। ओके, तो हम ये बोलेंगे फर्स्ट कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट है, फोर्थ कंपोनेंट है और फिफ्थ कंपोनेंट है। क्लियर इतनी बात? यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाती तो अच्छा होता। ब्राइटनेस ठीक है? ओके, अभी एडजस्ट हो गई है ब्राइटनेस। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी कमेंट करो, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, इसकी ज्योमेट्री देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? सेट देखो, सेट में क्या होता है, सेट में वो आगे आगे सेट और वेक्टर के बीच में डिफरेंस ये है कि यहां पे देखो ये वेक्टर दिख रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी एक सेट होगा जिसके अंदर वेक्टर्स होंगे, एक सेट होगा जिसके अंदर वेक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर इतनी बात? डिफरेंस बिटवीन सेट एंड वेक्टर, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपली वही बात है। लेकिन अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो डिफरेंस है। जब मैं बोलूं सेट, तो सेट सिंपली क्या बोलोगे, एक कलेक्शन। सेट में क्या बोलोगे, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन वहां पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, वहां पे हम ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स नहीं बोलते सेट में। लेकिन जब यहां पे वेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहां पे आपका रोल प्ले करेगा क्या, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। एरेज भी बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसको लिस्ट ऑफ नंबर, जिसको हमने वेक्टर बोला, इसको लीनियर एरे भी बोलते हैं, लीनियर एरे। वेरी गुड, इसको हम बोलेंगे लीनियर एरे। देखो, अगर मेरे पास सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है जब मेरे बोलूं सेट है मेरे पास। लेकिन जब मैं बोलूं ये ऑर्डर्ड पेयर है या ऑर्डर ट्रिपलेट है, तो वहां पे ऑर्डर मैटर करेगा। सेट के केस में ऐसा नहीं होता है। क्लियर सर? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलो अभी यहां पे ये सेट देखो, किसी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत दिमाग लगा रहे हो, लेकिन अच्छा दिमाग लगा रहे हो कि सेट और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। सेट में भी नंबर्स होते हैं लेकिन वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहां पे ऑर्डर मैटर करता है। तो इसको वेक्टर बोलेंगे, ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स बोलेंगे, या लीनियर एरे भी बोल सकते हैं। क्लियर इतनी बात? और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का देखो क्या क्या, यहां पे मैं बार लगाऊंगा, यहां पे मैं बार लगाऊंगा, और बुक्स में देखोगे तो इसको बोल्ड लिखा होगा। देखो, इसको यहां पे एज अ हॉरिजॉन्टल मैनर में भी लिख सकते हैं, या तो इसको वर्टिकल मैनर में भी लिखते हैं। जैसे कि एस बार को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एज ए कॉलम मैट्रिक्स, एज ए कॉलम मैट्रिक्स 60 55 65 70 75। या एक और देखो, रिप्रेजेंटेशन सारी मैं यहां पे बताता जा रहा हूं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पे हमने राउंड ब्रैकेट लगाया, यहां पे कर्ल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ओ सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, 55 65 70 75 ऐसे भी लगा सकते हैं। अब और दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, एस बार इज इक्वल टू, सारी चीजें सेम है, हमें डेटा से मतलब है, 65 70 75 और इसके ऊपर लगा दिया ट्रांसपोज। अगर मैंने ट्रांसपोज लगा दिया तो ये और ये चीजें क्या हो गई, सेम हो गई, क्योंकि आप एक रो मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म ले रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, कॉलम मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ले रहे हो, अगर रो मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले रहे हो तो सिंपली यही मिल जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर वेक्टर को कॉलम फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आपको रो फॉर्म में लिखा होगा, ऊपर क्या लिखा होगा, ट्रांसपोज लिखा होगा, ऊपर क्या लिखा होगा, ट्रांसपोज लिखा होगा। ओके ओके, बिल्कुल। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो देखो, वेक्टर के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ये वाला भी होता है, 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 ये वाला भी होता है। लेकिन जनरली अगर गेट के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ये रिप्रेजेंटेशन यूज होता है या फिर ये रिप्रेजेंटेशन यूज होता है, मींस वेक्टर को कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने वाला रिप्रेजेंटेशन गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जनरली बुक्स में भी यही क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन यूज होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अभी जैसे कि हम यहां पे आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें यहां पे क्लियर होनी चाहिए, कुछ चीजें कि ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, बस यही क्लियर आपको होना चाहिए। अभी हम थोड़ा इसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे, इन चीजों को ज्योमेट्रिकली हम जाएंगे और देखेंगे तो कैसे कैसे यहां पे चीजें होंगी। अगर ज्योमेट्रिकली हम जाते हैं तो सिंपली हम पहले 2 डायमेंशनल प्लेन में देखेंगे, क्योंकि दो कंपोनेंट्स का एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, उनको यहां पे बोर्ड पे विजुअलाइजेशन करके दिखाना इजी है।
तो यहां पे अभी देखो, ध्यान दो, अभी यहां पे कमेंट करना बंद करो और यहां पे ध्यान दो। लेटस से मेरे पास दो वेक्टर्स है, लेटस से मेरे पास दो वेक्टर है, लेटस से v1 इज इक्वल टू मेरे पास दो वेक्टर है, v1 इज इक्वल टू, जैसे कि पहला वेक्टर है लेटस से 1 1, दूसरा वेक्टर है मेरे पास -1, सॉरी 1 -2, 1 -2। अभी हम देखेंगे वेक्टर्स का एडिशन और वेक्टर्स के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमें इनकी ही जरूरत पड़ेगी कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है और किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। क्लियर? तो अभी वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल हम, क्योंकि ये कहां, देखो इस वेक्टर्स के दो कंपोनेंट है, अगर दो कंपोनेंट तो सिंपली टू डायमेंशनल प्लेन में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू डायमेंशनल प्लेन में। तो हमारा टू डायमेंशनल प्लेन हम यहां पे ड्रॉ करेंगे और कुछ चीजों को यहां पे समझेंगे। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। तो हम बोल सकते हैं वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, सिमिलरली ये वेक्टर 2 का एक्स कंपोनेंट है, सिमिलरली वेक्टर 2 का वाई कंपोनेंट है। और हमने यहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, यहां पे हम ओरिजिन लेंगे 0, और यहां पे हम एक चीज अज्यूम करके चलेंगे कि जो वेक्टर होता है उसका टेल हमेशा हम ओरिजिन पे ही लेंगे। अगर किसी भी वेक्टर का टेल हम ओरिजिन पे लेते हैं, इसका मतलब जो वेक्टर यहां पे ये चीज दिखा रहा है सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टू डायमेंशनल प्लेन में वो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको स्केलिंग कर देता हूं। चलो यहां पे लेटस से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये क्या है -1, ये क्या है -2, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वेक्टर को अगर मुझे क्या करना है, यहां पे दिखाना है, तो सिंपली ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1, तो 1 1 यहां पे आएगा, ये मेरा 1 1 आया, ये मेरा वेक्टर v1, ये मेरा वेक्टर क्या है v1। सिमिलरली अगर मुझे v2 चाहिए तो v2 का x कंपोनेंट है 1, y कंपोनेंट है -2, तो ये मेरा यहां पे आएगा v2। ये ड्रॉ करना सीख लो क्योंकि आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज में काम आएगा। ये मेरा हो गया v2 मेरा क्या है, ध्यान दो 1 -2, तो ये मेरे पास दो वेक्टर्स है, और लेटेस्ट से देखो इसको भी समझो लॉजिकली। मतलब क्या है, वेक्टर के दो कंपोनेंट x1 y1, इसका मतलब ये है इस पॉइंट पे जाने के लिए आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट चलना पड़ेगा, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में अलोंग दी पॉजिटिव वाई एक्सिस आपको 1 यूनिट चलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको पहले 0 से 1 पे जाना पड़ेगा, फिर 1 से क्या नेगेटिव डायरेक्शन में 2 पे आना पड़ेगा, या नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, कहां पे -2 पे। तो सिंपली इसका मतलब ये हुआ। अभी लेटेस्ट से मुझे दो वेक्टर्स का एडिशन करना है, उसको मैं बोल रहा हूं नया वेक्टर मिला मुझे v1 प्लस v2। तो अगर दो वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हो तो दो वेक्टर्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब उनके डायमेंशन सेम हो। डायमेंशंस का मतलब होता है कि उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट सेम हो। इसके भी नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 हैं, इसके भी नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 हैं। मतलब अगर ये वेक्टर्स के डायमेंशन सेम है, मतलब हम समेशन तभी कर पाएंगे वेक्टर्स का जब वो सेम स्पेस में हो, सेम डायमेंशनल स्पेस में हो। मतलब अगर 2 डायमेंशनल स्पेस में सारे वेक्टर्स हैं तो उनका समेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक 2 डायमेंशनल स्पेस में होगा, एक 3 डायमेंशनल स्पेस में होगा, उन वेक्टर्स का हम समेशन नहीं कर पाएंगे। और समेशन कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे वेक्टर 1 को लिखो, v1 को क्या है 1 1, v2 को लिखो, यहां पे v2 क्या है 1 -2, और सिंपली रिजल्टेंट के लिए क्या करो, दोनों के x कंपोनेंट्स या पहले कंपोनेंट्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों के y कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, 1 -2, ये क्या हो गया -1 हो गया। क्या हो गया -1। और अगर हम इसको यहां पे भी समझे, ज्योमेट्रिकली भी समझे, तो देखो कैसे, थोड़ा पेशेंस रखो। अभी ज्योमेट्रिकली भी अगर हमें समझना हो तो हम कैसे समझेंगे चीजों को। हमको पता है फिजिक्स में पढ़ते थे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर वेक्टर्स एडिशन। तो ये मेरा वेक्टर क्या आएगा, देखो यहां पे इसका रिजल्टेंट क्या आया 2 और -1, 2 और -1। तो सिंपली देखो 2 और -1 पॉइंट यहां पे आएगा, 2 और -1। तो यहां से मैं ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करूंगा तो वेक्टर यहां पे मिलेगा मुझे, रिजल्टेंट वेक्टर यहां पे मिलेगा, या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी लगा सकते हो। इस वेक्टर का जो टेल है इसके हेड पे जाके रख दो,
तो यहां से यूं भी रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। जो ये फर्स्ट वेक्टर है उसको एज इट इज हमने रखा, सेकंड वेक्टर को उठा के मैंने यहां पे रखा। कैसे रखा? सेकंड वेक्टर का जो टेल है उसको पहले वेक्टर के हेड पे रखा, फिर यहां से ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ किया जिसका जो टेल है वो ओरिजिन ही है। एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया जिसका क्या है, टेल ओरिजिन ही है, लेकिन हेड कहां पे जाएगा? हेड जाएगा जो दूसरा वेक्टर है उसके हेड पे, दूसरा वेक्टर है उसके हेड पे। इसका मतलब ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका टेल कौन सा होगा? उसका टेल वही होगा जो पहले वेक्टर का टेल होता है, और उसका हेड कौन सा होगा? जो सेकंड वेक्टर का हेड होता है। तो ये था वेक्टर्स एडिशन। ये क्या था? सिंपली वेक्टर्स एडिशन। अभी लेटेस्ट से मुझे एक नया वेक्टर बनाना है v, जो कि है 2 इंटू v1, 2 इंटू v1। तो क्या लिखेंगे? 2, और यहां पे v1 क्या है? 1 1, v1 क्या है? 1 1। तो अगर ऐसा, ये सिंपली एक मैट्रिक्स ही है, सिंपली क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को स्केलर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 2 2। तो सिंपली यहां पे ये जो मेरे पास वेक्टर था v1 उसको अभी एक्सपांड कर दिया मैंने, उसकी क्या हो गई? लेंथ बढ़ गई। वो अभी देखो नया वेक्टर क्या आया? 2 इंटू v1 2 2। तो 2 2 यहां पे आएगा, 2 2 यहां पे आएगा। मतलब हम इसी लाइन के, जो v1 वाला लाइन है उसी लाइन को हमने खींच के क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। सिमिलरली हम किसी भी स्केलर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1.2 के साथ, 1.5 के साथ, 1.8 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, -1.8 के साथ, -2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2 आया, -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी, और हम यहां पे आ जाएंगे, हम यहां पे आ जाएंगे। और ये क्या बताएगा? -2 -2। लाइन सेम ही है लेकिन हम कहां चलेंगे? उल्टी तरफ चलेंगे। कहां चलेंगे? उल्टी तरफ चलेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो वेक्टर्स को हमें 2 डायमेंशनल स्पेस में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और 3 डायमेंशनल स्पेस में भी सिमिलर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको बोर्ड पे दिखाना बहुत ही टिपिकल होता, इसलिए मैंने 2 डायमेंशनल स्पेस का यहां पे एग्जांपल लिया है। 2 डायमेंशनल स्पेस में आपको 2 वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, उसके बाद 2 वेक्टर्स का समेशन करोगे तो उसका मतलब क्या होता है, फिर किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ज्योमेट्रिकली उसका मीनिंग क्या होता है। ये सब चीजें मैंने यहां पे आपको बोर्ड पे बता दी हैं। अभी यहां पे आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हो तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, यहां पे किसी को कुछ डाउट है? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? अभी ये कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर नहीं है। एक 2D और एक 3D ऐड नहीं हो। यहां पे ध्यान दो, यहां पे ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपली मैक्स का लेक्चर है। तो यहां पे मैक्स के डाउट पूछो। इस यहां पे जो वेक्टर्स की बातें चल रही है उसमें किसी को कुछ डाउट है? उसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। उसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। यहां तक 3D में विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा। मैथमेटिकली तो कर लोगे। देखो मैथमेटिकली भी 3D में सेम ही प्रोसेस होगा। जैसे कि उसके 3 कंपोनेंट होंगे 1 1 1, उसके भी 3 कंपोनेंट होंगे 1 -2 1 मान लो, और फिर समेशन कर लो, वही होगा आपका वेक्टर। फिर उसको विजुअलाइज करो 3 डायमेंशनल में, देखो पॉइंट कहां पे मिलेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो यहां पे अभी चीजों को क्लियर करो। देखो एक यहां पे मींस यहां पे आप क्या, चलो मतलब यहां पे देखो, अगर एक वेक्टर 2D में है, एक वेक्टर 2D में है और एक 3D में है, तो उनका एडिशन कैसे करोगे मुझे बताओ। एक वेक्टर, अभी ये आपके लिए सस्पेंस होमवर्क, एक वेक्टर 2D में है और एक वेक्टर 3D में है, क्या इनका वेक्टर एडिशन पॉसिबल है? क्या इनका वेक्टर एडिशन पॉसिबल है? एक वेक्टर आपका 2D में है, एक आपका 3D में है, क्या इनका वेक्टर एडिशन पॉसिबल है? आप ये होमवर्क में पता लगाना। मतलब अगर वेक्टर्स डिफरेंट डायमेंशन को मींस रेफर करते हैं, या अगर हमारे पास डिफरेंट डायमेंशंस के वेक्टर्स हैं, तो क्या उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन, कुछ भी ये सब चीजें पॉसिबल हैं? हाँ, नॉट पॉसिबल।
नॉट पॉसिबल, वेरी गुड। एक्स वाई को वाई एक्स ले सकते हैं, नो सर, बिल्कुल 2D और 3D अगर एक वेक्टर आपका जिसमें मतलब वेक्टर से एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो दोनों के नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके सेम होने चाहिए। और मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू भी आप सोच सकते हो, मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये सोच सकते हो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा, दोनों का साइज क्या होगा, सेम है। देखो ये वेक्टर है लेकिन ये तो एक कॉलम मैट्रिक्स है और एक 2D में मतलब 2 कंपोनेंट होंगे, एक 3D में है तो उसके 3 कंपोनेंट होंगे। इसका मतलब क्या है, वेक्टर्स एडिशन उसके इसमें पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन फेल हो जाएगा, आप ऐसा भी समझ सकते हो। तो यहां तक आई होप आपको किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा, लेकिन आपको यह बात याद रहनी चाहिए आप ये वेक्टर, ये क्या बता रहा है वेक्टर, ये वेक्टर सिंपली मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है, लेकिन सारे वेक्टर्स का देखो यहां पे टेल क्या है, एक कॉमन ओरिजिन है। अगर वेक्टर, अगर ये जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, जो ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें अगर वेक्टर का हमने अज्यूम कर लिया है कि ओरिजिन ही टेल है, तो ये वेक्टर सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है या इसका पॉइंट का पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। यहां पे नहीं बोलते पोजीशन वेक्टर, वो कब बोलेंगे जब फिजिक्स में पढ़ेंगे, ईएमएफटी पढ़ेंगे तब। यहां पे पोजीशन वेक्टर जैसा कुछ भी कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ने वाले, सिंपली यहां पे हम डेटा में ही इंटरेस्टेड हैं और किसी भी चीज में हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था वेक्टर्स का। तो हमें सिंपली जब हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो सिंपली आपको पूछे बताओ वेक्टर्स क्या होते हैं, तो वेक्टर सिंपली बोल देना भैया क्या है ये, सिंपली एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स है। ऑर्डर्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर्ड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर इतनी बात। और यहां पे चलो कुछ चीजें अभी हम समझते हैं। तो हमने वेक्टर्स देखा, उसको लीनियर एरे भी बोलते हैं। और वेक्टर्स मुझे सिंपली लिखना है तो मैं क्या लगाऊंगा, एक लेटर यूज करूंगा, स्मॉल लेटर या स्मॉल केस या अपर केस लेटर, ऊपर बार लगा दूंगा या ऊपर एरो भी लगा सकते हो। और बुक्स में बोल्ड में दिखाई देता है, यहाँ पे तो बोल्ड में दिखेगा नहीं इसलिए मैं बार लगा रहा हूं ताकि आपको बार बार याद रहे ये वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स हैं, क्लियर। ओके, अभी यहां पे ध्यान दो, अभी कुछ चीज है ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक टर्म आप देखते हो बार बार, लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन? उससे पहले हम कुछ यहाँ पे एक नई, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं तो टर्मिनोलॉजीज वेक्टर की आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या? जैसे कि पहले था उसको लीनियर एरे भी बोलते हैं, वेक्टर भी बोल सकते हैं, उसको क्या एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रो मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मींस हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, राउंड ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल वे में लिखोगे तो कॉमा लगाना, लेकिन जब वर्टिकली लिखते हैं तो कॉमा नहीं लगाते। या हम रो मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज भी लगा सकते हैं, उसका सिंपली क्या होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसका कॉलम वेक्टर का कॉलम रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वहां पे क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां पे अभी हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन, अभी हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, और कुछ एग्जांपल देखेंगे और हम कुछ यहां पे नई नई चीजें सीखेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पेशेंस रखना और मेरे साथ समझना चीजों को। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लेटस से मेरे पास वेक्टर्स हैं v1 v2 अप टू vn, अप टू vn, मेरे पास ये वेक्टर्स हैं v1 v sub 1 v sub 2 अप टू v sub n, मेरे पास ये सारे वेक्टर्स हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इन वेक्टर्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। लेटर से वो स्केलर्स है k1, तो k1 को मैंने v1 के साथ मल्टीप्लाई किया, k2 को v2 के साथ मल्टीप्लाई किया और kn को vn के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर मैंने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया। क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया। तो देखो सिंपली हमने क्या किया, लास्ट के लेक्चर में हमने देखा दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं या सबट्रैक्ट कर रहे हैं या किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा था, एक नया वेक्टर मिल रहा था। तो सिमिलरली मैंने v1 को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक नया वेक्टर आएगा, v2 को k2 के साथ मल्टीप्लाई किया एक नया वेक्टर आएगा, vn को kn के साथ मल्टीप्लाई किया एक नया वेक्टर आएगा। सारे वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो रिजल्ट भी क्या आएगा, एक नया वेक्टर आएगा। उसको लेटर से हम बोलते हैं v, उसको लेटर से हम बोलते हैं v। तो यहां पे सिंपली हमने क्या किया,
इसको हम बोलते हैं, हमने वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किया, वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किया और हमें एक नया वेक्टर मिलेगा, इसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स। सिंपली आपने वेक्टर्स, इंडिविजुअल वेक्टर्स लिए, उनको किसी स्केलर के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, आपको एक नया वेक्टर मिला। इसको हमने क्या बोला, हमने एक नया वेक्टर क्या कर दिया, जनरेट कर दिया यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर, ऑफ दिस वेक्टर्स। तो ये सिंपली क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर्स का करेंगे मतलब क्या कर रहे हैं, उनको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट भी डेफिनेटली क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा। क्या आएगा, एक वेक्टर ही आने वाला है। यहां पे ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन, ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। अभी आपके दिमाग में एक बात आ सकती है, हमारे पास अगर कुछ वेक्टर्स हैं, अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स है, तो क्या ऐसा जरूरी है इन स्केलर्स का यूज करके कोई भी वेक्टर प्रोड्यूस किया जा सकता है? उसका आंसर है नहीं, उसका आंसर है नहीं। लेटेस्ट से मेरे पास दो वेक्टर हैं, v1 इज इक्वल टू 1 0 0 और मेरे पास दूसरा वेक्टर है v2 इज इक्वल टू 1 0 1 और मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं, आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं और मुझे ये एक वेक्टर जनरेट करके बताओ, मुझे एक ये वेक्टर जनरेट करके दो 1 1 1, मुझे ये वेक्टर जनरेट करके दो 1 1 1, ये आपको आंसर देना है। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं v1 एंड v2, v1 के कंपोनेंट्स क्या है 1 0 0, v2 के कंपोनेंट्स हैं 1 0 1 और मैं आपको ये बोल रहा हूं इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन यूज करो और मुझे रिजल्ट ये चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? क्या हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मनचाहा वेक्टर कोई भी प्रोड्यूस किया जा सकता है? इसका आंसर आपको अभी देना है कमेंट सेक्शन में। ओके, वेरी गुड। ओके, हाँ ठीक है, कुछ नहीं होगा। अभी ध्यान से, अभी यहां पे ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, क्या ये दो वेक्टर्स है मेरे पास, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब v1 को किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, v2 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वेक्टर आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वेरी गुड, वेरी गुड, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब आप लीनियर कॉम्बिनेशन समझ चुके हो। देखो, ये दो वेक्टर्स को कुछ भी करके किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो, ये वाला रिजल्ट कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में चलो लेटेस्ट से v1 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, v2 को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो v1 प्लस v2 क्या आएगा वो देखो, v1 प्लस v2 आएगा 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1। अभी देखो यहां पे सिंपल सी चीज है, ये दो एलिमेंट्स को देखो ही नहीं, बीच वाले एलिमेंट को देखो। रिजल्टेंट वेक्टर में बीच वाला एलिमेंट हमको 1 चाहिए, लेकिन इन दोनों वेक्टर्स में बीच वाला एलिमेंट 0 है और किसी भी स्केलर के साथ दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये एलिमेंट 0 ही रहेगा। हम किसी भी हालत में ये 1 जनरेट नहीं कर पाएंगे। अभी मुझे ये नहीं पता कि हम ये दो जनरेट कर पाएंगे कि नहीं, उसमें मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। इसका मतलब क्या है, क्योंकि बीच में 1 है और 0 यहां पे 0 ही रहेगा, तो 1 कभी भी जनरेट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से, इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम ये वाला वेक्टर कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला, अगर आपके पास वेक्टर्स, कुछ भी वेक्टर्स हो, आपके पास कलेक्शन है किसी भी वेक्टर्स का, या जैसे कि यहां पे दो वेक्टर्स का, तो आप मनचाहा वेक्टर कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। कंडीशंस या क्या लगानी पड़ेंगी? आपको वेक्टर्स अगर जनरेट करने हैं तो k1 और k2 की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा क्या ऐसे k1 और k1 एग्जिस्ट हो रहे हैं कि मुझे ये वाला वेक्टर मिल जाए। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, ये सिंपल एग्जांपल था। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल है 0 इज प्रेजेंट इन मिडल। वेरी गुड। अभी यहां पे कुछ मैं एग्जांपल लिखूंगा, आपको यहां पे देखो कुछ एग्जांपल हम यहां पे देखो, ये तो सिंपल था, बीच में इजी मैंने एग्जांपल इसलिए पूछा, बीच में 0 डाल दिया ताकि आप इजी विदाउट एनी कैलकुलेशंस आप ये पता लगा लो कि क्या हो गया, वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी कुछ एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूं, कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको कैसे हमें मतलब मेथड क्या लगानी है चेक करने के लिए। तो एग्जांपल यहां पे 3 एग्जांपल है। पहला इज
नोट करो मेरे साथ, इज वेक्टर w बार इज इक्वल टू -12, चलो इसको मैं यूं लिख देता हूं, -12 -12 20 is लीनियर कॉम्बिनेशन, ये गेट में इस टाइप का एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स v1 इज इक्वल टू -1 2 एंड v2 इज इक्वल टू 4 -6। तो देखो हम प्रोसीजर कैसे, अभी मैं आपको टूल्स बताऊंगा। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इज दिस वेक्टर w इज इक्वल टू -12 20 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स v1 एंड v2। इस क्वेश्चन का सिंपली मतलब ये है, क्या इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये वाला वेक्टर प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सिंपली मतलब क्या है, क्या इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो है w वेक्टर है ये प्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं। अगर ये प्रोड्यूस किया जा सकता है तो हम क्या लिख सकते हैं, w को ऐसे लिख सकते हैं सिंपली k1 इंटू v1 प्लस k2 इंटू v2, क्योंकि सिंपली ये w बार क्या है, इन दोनों का वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन, अभी ऐसा मान के चल रहे हैं कि w इन v1 और v2 का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन है सिंपली मतलब क्या, v1 को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, v2 को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें w मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कोई ना कोई k1 और k2 की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए जिसके लिए w क्या आएगा, k1 इंटू v1 प्लस k2 इंटू v2। सिंपली अभी हम क्या करने वाले हैं वो सिंपली अभी ध्यान दो, w मुझे दिया गया है, मैं अभी चेक करूंगा क्या इस w की वैल्यू के लिए k1 और k2 की वैल्यू मुझे कुछ मिल रही है या नहीं। k1 मुझे पता नहीं है, v1 मुझे दिया गया है -1 2, k2 अननोन है, k1 k2 अननोन है, v2 मुझे दिया गया है 4 -6। सिंपली अभी देखोगे तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया है। देखो कैसे, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया, -1 4 2 -6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, k1 k2 और इज इक्वल टू क्या आया, -12 20। तो ये अपना बन गया ak इज इक्वल टू बी फॉर्म। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो अननोन है, k1 और k2। ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। वहां पे लिखते थे x इज इक्वल टू बी, क्योंकि वहां पे अंदर क्या थे, x1 x2 थे। यहाँ पे क्योंकि k1 k2 है तो हमने क्या लिखा, इसको k वेक्टर हमने बोल दिया। तो अगर हम इस सिस्टम को सॉल्व करें और k1 और k2 की कुछ वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ k1 और k2 की ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए ये रिलेशन ट्रू होगा। इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर हमें ये पता लगाना है कि कोई वेक्टर इन गिवन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है, तो हम आएंगे इसी पॉइंट पे, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगा, फिर हम देखेंगे अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो हाँ बिल्कुल w को v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। और अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, इसका मतलब k1 और k2 की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, उस केस में हम बोलेंगे कि w v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बनाया जा सकता। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत इजी है। देखो ये तो एलिमिनेशन मेथड से भी लगा सकते हैं हम, रो इक्विवेलेंट फॉर्म यहां पे लगा सकते हैं। सिंपली रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे, क्योंकि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, -1 4 2 -6 -12 20 सिंपली इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, क्योंकि दो ही रो है तो ज्यादा हमें इस एलिमेंट को क्या करना है, जीरो करना है, तो R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2R1 तो ये आ गया अपना रो, -1 4 -12 और यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे आ गया 0, इसको -2 प्लस 2 0, 2 इंटू 4 8 -6 यहाँ पे आएगा 2, -12 इंटू 2 24 यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 4 सॉरी -4, यहाँ पे क्या आ गया -4। तो ये देखो, यहाँ पे देखो,
ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसका रैंक भी 2 है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसका भी रैंक 2 है, इसका मतलब दोनों रैंक इक्वल है, मतलब ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। अभी इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा या क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। क्यों? क्योंकि रैंक किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहां पे टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, k1 और k2। हम यहां पे फास्ट जाएंगे क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसको हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2k2 इज इक्वल टू -4, इसका मतलब k2 इज इक्वल टू -2, और यहां पे फिर फर्स्ट इक्वेशन को यूज करो, -k1 प्लस 4k2 इज इक्वल टू -12, -k1 प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -12। इसका मतलब k1 कितना होगा, k1 होगा आपका, k1 होगा -12 प्लस 8 और इसका हो जाएगा माइनस, डेट इज 4। तो k1 हमें मिला क्या, k1 हमें मिल गया यहां पे 4, और k2 मुझे क्या मिला, -2। हम यहां पे वेरीफाई कर लेंगे, k2 हमें क्या मिला, -2। तो देखो -4 इंटू प्लस -8 तो कितना आ गया, -12 आ गया। 4 इंटू 2 8, -2 इंटू -6 12 प्लस 8 20। तो ये वेक्टर हमने जनरेट कर लिया। इसका मतलब k1 और k2 की ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए ये कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। इसका मतलब यस, W इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। क्लियर हो गया? यहां पे नॉट पॉसिबल। ओके स्ट्रीम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड गुंजन, वेरी गुड। k1 इज इक्वल टू 4 एंड k2 इज इक्वल टू -2। देखो जिसको ये पता नहीं चला AK इज इक्वल टू बी कैसे लिखे हैं, वो मेरा लीनियर इक्वेशंस का कल वाला लेक्चर देखो तो पता चल जाएगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? देखो सिंपली हमें ये पता लगाना था कि ये जो W है क्या वो V1 और V1 के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है। तो इनिशियली हमने अज्यूम किया कि हाँ लिखा जा सकता है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, k1 इंटू V1 प्लस k2 इंटू V2। तो हमने क्या बोला, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है तो k1 और k2 की कोई वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर k1 और k2 की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी तो इसका मतलब W को V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। फिर हमने ये सिंपली लिखा है ऐसे, W इज इक्वल टू k1 इंटू V1 प्लस k2 इंटू V2, और वो क्या बन गया, सिंपल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया जिसमें दो अननोन है k1 और k2, और उसको हमें सॉल्व करना है। फिर हमने सिस्टम को सॉल्व किया और देखा इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, k1 और k2 की कुछ वैल्यू आ रही है, k1 और k2 की वैल्यू हमने यहां पे रखी और क्रॉस चेक किया कि हाँ V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से पहले V1 को मैंने स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ, फिर V2 को किसी दूसरे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा -2 के साथ, और फिर उन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे W मिल जाएगा -12 और 20। वेरी गुड, कुछ डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक ऐसा एग्जांपल भी देखेंगे जहां पे आप देखोगे कि क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा सॉल्यूशन। वहां पे आपको दिखेगा कि क्या चीजें और पॉसिबल है। 3 एग्जांपल करवाऊंगा, तीनों में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल यहां पे मेरे साथ बने रहिए और आराम से चीजों को समझिए, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैंने ऑलरेडी करा दिया है तो इसलिए मैं वहां पे फास्ट जाऊंगा। चलो अभी सेकंड एग्जांपल, ये आपको बताना है क्या होगा। सेकंड एग्जांपल, तो सेकंड एग्जांपल आपका आएगा 4, W यहां पे है, अभी पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, W है 4 20, V1 है मेरे पास, V1 है मेरे पास, यहां पे नोट करते जाओ, V1 है मेरे पास 2 10, V2 है मेरे पास, V2 है मेरे पास, V2 क्या है वो मैं देख रहा हूं यहां पे, V2 है मेरे पास -3 -15, और सेम क्वेश्चन है वही, इज W इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2, इज W इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। इसका मतलब क्या है, V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या इस W को बनाया जा सकता है। तो प्रोसीजर वही सेम रहेगा, W इज इक्वल टू k1 इंटू V1 प्लस k2 इंटू V2, फिर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगा, फिर हमें k1 और k2 की अगर कुछ वैल्यू मिल रही है तो अगर उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, k1 और k2 की कुछ वैल्यू मिल रही है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल W के इस लीनियर कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं,
W को V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं। W एक वेक्टर है, उसको इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं। ओके, वेरी गुड। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था। दो, हमेशा मैंने ऐसा बोला था कि ऐसा नहीं, मैंने बोला था दो वेक्टर्स अगर आपके पास हो तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से कोई भी मनचाहा वेक्टर आप नहीं बना सकते, मनमानी नहीं कर सकते कि मुझे ये वेक्टर प्रोड्यूस करना है, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से हो ही जाएगा। मैंने ये बोला था अगर आपके पास जितने भी वेक्टर्स हो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से एक नया वेक्टर प्रोड्यूस करना है तो ऐसा जरूरी नहीं है जो भी वेक्टर आपको चाहिए उससे प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने ये बोला था, ध्यान से फिर से सुनो रिवाइंड करके। बिल्कुल, वेरी गुड। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, वेरी गुड। यहां पे देखो, इसको भी हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू K1 V1 बार प्लस K2 V2 बार। ये हो गया अपना W बार इज इक्वल टू K1 इंटू V1 बार प्लस K2 इंटू V2 बार। और अगर मैं डायरेक्ट यहां पे चला जाऊं तो यहां पे देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख सकता हूं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में पहला ये वेक्टर आएगा V1 2 10, दूसरा वेक्टर क्या आएगा -3 -15, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में जो बी वाला आएगा कॉलम वो क्या आएगा 420, क्या आएगा 420। क्लियर इतनी बात। तो सिंपली इस पे भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म लगाऊंगा और इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली सॉल्व करूंगा। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करेंगे रो इक्विवेलेंट फॉर्म लगाएंगे, इसको हम 0 बनाएंगे। तो 0 कैसे बनाएंगे, R2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5R1 को। तो देखो यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे मुझे मिला 2 -3 4, और ये मुझे क्या मिला 2 इंटू 5 10, 10 - 10 0, 2 3 इंटू 5 -5 -3 इंटू -5 15 -15, ये हो गया 0। क्लियर इतनी बात। 4 इंटू -5 20, 20 - 20 हो गया 0। तो यहां पे देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक सेम है, लेकिन क्या है 1 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या है, अभी देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिले या यूनिक सॉल्यूशन मिले, सॉल्यूशन तो मिला। अगर सॉल्यूशन मिला तो इतना पक्का है कि ये W को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से W को बना सकते हैं। बस देखो लास्ट वाले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में फर्क ये रहेगा, लास्ट वाले एग्जाम्पल में आपको K1 और K2 का एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसके लिए वो W बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इसका मतलब यहां पे K1 और K2 के इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस होंगे जिनको आप यूज करके यहां पे W बना सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात। जैसे कि अगर यहां पे मैं लिखूं तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 2K1 -3K2 इज इक्वल टू 4। अगर K2 को हम T मान लें, K2 को अगर T मान लें, कल हमने जो फ्री वेरिएबल्स थे उनको क्या माना था, K माना था, लेकिन यहाँ पे K ऑलरेडी यूज कर लिया तो T मान रहे। तो K1 मुझे बताओ क्या होगा, K होगा आपका 4 + 3T/2, 4 + 3T/2। अगर T 0 लोगे, अगर T यहां पे 0 ले लिया तो K1 क्या होगा 2। तो K1 को देखो, अगर 2 से V1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 420 जनरेट हो गया। T को अगर 1 लोगे तो K1 क्या आएगा 7/2। तो यहां पे 7/2 इंटू V1 करो प्लस V2 करो तो भी आपको ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। इसका मतलब जो इससे पहले एग्जांपल था, उसमें सिर्फ K1 और K का एक यूनिक सॉल्यूशन था, आपके पास एक यूनिक कॉम्बिनेशन था जिससे आप W जनरेट कर रहे थे। लेकिन यहां पे K1 और K2 के इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हैं जिससे आप W जनरेट कर सकते हो। क्लियर होगा इतनी मेरी बात। बिल्कुल, वेरी गुड। मल्टीपल सॉल्यूशन, वेरी गुड। ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इस केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। देखो अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में याद रखना कभी भी ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आएगा,
सर लास्ट रो जीरो कैसे आया? देखो मैंने क्या किया, इसको रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट इससे मुझे टू, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है उससे नीचे जो सारे एलिमेंट्स होते हैं सेम कॉलम में, वो मुझे जीरो बनाने हैं। तो इस 10 को जीरो बनाने थे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो रो 1 है उसको 5 से -5 से मल्टीप्लाई करूंगा और रो 2 में ऐड कर दूंगा। तो 2 इंटू -5 कितना होगा, -10, 10 -10 हो गया 0। तो क्योंकि सारे एलिमेंट्स, सारे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे सेम रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगेगा, तो -3 इंटू -5 कितना होगा, 15 होगा, -15 प्लस 15 हो गया 0। 4 इंटू -5 कितना होगा, -20, 20 -20 हो गया 0। क्लियर यहां पे? क्लियर। ओके, अभी यहां पे एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे। उस एग्जांपल में गेम है, क्योंकि मुझे सारे तरीके आपको यहां पे क्लियर करने हैं, क्योंकि ज्यादा एग्जांपल्स करोगे उन्हीं से ही चीजें सीखोगे क्या क्या होता है। तो लास्ट वाला जो एग्जांपल है बहुत ही, मतलब इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखता हूं कितने स्टूडेंट्स यहां पे बनाते हैं। यहां पे W है एग्जांपल 3, यहां पे W आपका है, W यहां पे नोट करो, W आपका है 1 - 4। V1 आपका है, V1 यहां पे नोट करो, V1 जल्दी जल्दी मेरे साथ नोट करते जाओ। V1 है आपका 2, 10। V2 आपका है, V2 आपका क्या है वो भी देख लो, V2 आपका है -3 -15। और क्वेश्चन सेम ही पूछा है, इज W इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2, इज W इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। ये आपको यहां पे फाइंड करना है, क्या W को V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये हमें पूछा गया है यहां पे। जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकालो, जल्दी से इसका सॉल्यूशन आपको ही फाइंड करना है। वेरी ओके। Why trivial solution is not possible for homogeneous system of linear equations, वो आप देख लो क्यों पॉसिबल नहीं है। आप भी थोड़ा वहां पे दिमाग लगाओ कि होमोजीनियस सिस्टम, सॉरी नॉन होमोजीनियस सिस्टम के केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल क्यों नहीं है। वेरी गुड, जिसने भी इनकंसिस्टेंट बोला है वेरी गुड। देखो यहां पे सिमिलरली, यहां पे सिंपल हमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली देखो क्या मिलेगा हमें, W बार इज इक्वल टू K1 इंटू V1 बार प्लस K2 इंटू V2 बार। और यहां पे क्या आएगा, K1 इंटू क्या आएगा, V1 क्या है 2, 10 प्लस K2 इंटू V2 क्या है -3 -15। और W मुझे क्या बनाना है, W मुझे बनाना है 1 - 4। तो ये क्या आएगा, देखो पहला ही क्वेश्चन बनेगा 2K1 -3K2 इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या बनेगा 10K1 -15K2 इज इक्वल टू -4। 15K2 इज इक्वल टू -4। और इसी इक्वेशन में से आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन निकाल सकते हो। 2 कॉमन निकलेगा, ओके -4। यहां पे K1 इज इक्वल टू V1 5, यहां से 5 अगर मैं कॉमन निकालूं तो यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 3 और यहां पे आएगा 5। क्लियर इतनी बात? तो यहां पे इसका देखो, ये दो मैंने यहां पे कल केस करवाया था, यहां पे कल मैंने ये आपको केस सिखाया था, कल से लास्ट टू लास्ट लेक्चर मैंने सिखाया था। यहां पे ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशंस के राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले जो इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड पार्ट सेम है, लेफ्ट हैंड पार्ट सेम है। देखो कैसे, K1 है, ये क्या है 2K1 -3K2 इज इक्वल टू 1, ये क्या है 2K1 -3K2 इज इक्वल टू -4 5। अभी मुझे बताओ K1 और K2 के ऐसे नंबर क्या एग्जिस्ट होंगे जिनको अगर मैं यहां पे अरिथमेटिक, सेम टाइप का अरिथमेटिक करूं और रिजल्ट डिफरेंट आए? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ये मैंने आपको ग्राफिकली भी समझाया था फर्स्ट, जब हमने पहला देखा था नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला लेक्चर हमने देखा था। सिंपली आप मतलब दो सेम, ऐसा सोचो दो सेम नंबर्स का सब्ट्रैक्शन आपको डिफरेंट रिजल्ट कैसे दे सकता है। सिंपली आप ऐसे सोचो, दो सेम नंबर्स का सब्ट्रैक्शन डिफरेंट रिजल्ट तो कभी दे ही नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये W नहीं बनने वाला। V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये W नहीं बनने वाला। क्लियर हो गई इतनी बात?
इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस, ऐसा भी सोच सकते हो, पैरेलल लाइंस वेयर वेरिएबल्स आर k1 एंड k2। तो जब टू डायमेंशनल प्लेन बनाएंगे तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा k1 और वर्टिकल एक्सिस होगा k2, या वर्टिकल एक्सिस k1 होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस k2 होगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको लाइंस को प्लॉट करोगे। बिल्कुल, वेरी गुड। यहां पे मुझे ये बता दो, ये आपको चीजें क्लियर हो गई। तो पहला जो एग्जांपल था उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल था, लेकिन k1 और k2 के एक यूनिक सेट के लिए। लेकिन दूसरे एग्जांपल में देखा वहां पे भी W लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है, लेकिन k1 और k2 के इनफाइनाइट पेयर्स के लिए। फिर यहां पे देखा कि W V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बनाया जा सकता। इस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है k1 और k2 के ऐसे वैल्यूज आपको नहीं मिल सकते। आप k1 और k2 के कुछ भी वैल्यूज यूज कर लो, आप W जनरेट नहीं कर पाओगे। या k1 और k2 के आपको ऐसे वैल्यूज कभी भी नहीं मिलने वाले हैं जिनका यहां पे यूज करके आप W जनरेट कर सको। सर कल वाले लास्ट क्वेश्चन में कल वाले क्वेश्चन छोड़ो, आज का अभी कल वाला क्या था मुझे याद ही नहीं क्वेश्चन, वो मैं अभी देखूंगा। टेलीग्राम देखो, जो भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, डाउट सॉल्विंग वहां पे होता है। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया गया है। क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो, इसको रो ए के इज इक्वल टू बी फॉर्म में ले जाओ, फिर रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। फिर आपको दिखेगा कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो यहां पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक 1 आएगा, और सॉरी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 1 आएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 2 आएगा। दोनों रैंक इक्वल नहीं है और सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे भी आप सोच सकते हो। बिल्कुल, कल वाले क्वेश्चन में नहीं आ रहा, मैं ग्रुप में उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, डोंट वरी। देखो यहां पे मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया नो सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे दिख ही रहा है दो नंबर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डिफरेंट रिजल्ट तो आ नहीं सकता। दो नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो दो रिजल्ट तो वहां पे पॉसिबल नहीं है, तो वो यहां पे मुझे दिख रहा है। अगर जिसको ऐसा लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा है तो सिंपली इसको रो इक्वलन x इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखो। फिर वहां पे दिखोगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक आएगा 1 और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक आएगा 2। इसका मतलब दोनों रैंक इक्वल नहीं है। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम के केस में अगर दोनों रैंक आपके इक्वल नहीं है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब सिस्टम क्या है? इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब इसी सिस्टम का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मतलब दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पे नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करो, क्योंकि आगे जब हम बढ़ने वाले हैं हम देखने वाले हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। कल मैट्रिक्स मोस्ट प्रोबेबली फिनिश हो जाएगा। फिर मैं एक लेक्चर आपका लूंगा जिसमें पूरा मैट्रिक्स का रिवीजन करवाऊंगा और रैंडमली सारे टॉपिक्स के आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपका पूरा रिवाइज हो जाए। यहां तक इस टॉपिक्स में, इन टॉपिक्स में किसी को कुछ डाउट? जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने देखा वेक्टर्स क्या होते हैं, फिर उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एडिशन का क्या मतलब होता है, किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया। सिंपली अगर लीनियर अलजेब्रा के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो वेक्टर सिंपली क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है या सिंपली एक रो मैट्रिक्स है, और कुछ भी नहीं है। यहां पे वेक्टर्स को ऐसे ही डील करना है। जब कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस में जाओगे तो वहां पे मीनिंग चेंज हो जाएगी। वहां पे हम उस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। जब वेक्टर कैलकुलस में जाते हैं तो फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में यहां पे वहां पे डिस्कस करते हैं, लेकिन जब यहां पे होते हैं लीनियर अलजेब्रा में तो यहां पे पूरा मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ही हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं कि सिंपली वेक्टर्स क्या है? रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर? ओके, असाइनमेंट का डाउट आप टेलीग्राम ग्रुप में नंबर डाल दो, मैं हिंट दे दूंगा। देखो जो स्टूडेंट्स टाइम पे कर रहे थे, जैसे कि कल स्टूडेंट्स ने अभी शाम को ही 6-7 बजे तक जितनों ने भी पूछा था कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है, मैंने उनको हिंट दे दिया। और किसी में बहुत सारे स्टूडेंट फंस रहे थे जिसको मैंने हिंट के बाद भी सॉल्व नहीं आ रहा तो मैंने लिख के भी सॉल्यूशन दे दिया था। तो अब वहां पे जाइए। देखो टेलीग्राम ग्रुप इसलिए देखो टू वे कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। अगर टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा, अब टेलीग्राम ग्रुप में ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट है और वहां पे एक्टिव सिर्फ ऑनलाइन दिखाएगा 200, और कमेंट करके जो यहाँ पे असाइनमेंट सोल्व करते हैं वो कुछ होते हैं 10 से 15 गिने चुने स्टूडेंट्स, और कोई असाइनमेंट सोल्व भी नहीं करता है। तो आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो कैसे चलेगा। चलो अभी हम बढ़ते हैं लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की तरफ।
उसको हम देखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम यहाँ पे मतलब पूरा हम कंप्लीट कर देंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो चलो अभी क्योंकि हमें वेक्टर्स का पता है, वेक्टर्स के आइडिया का पता है, वेक्टर्स के एडिशन का पता है, वेक्टर्स के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसका पता है, वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है उसका भी पता है, इसलिए हम अभी अब आगे बढ़ सकते हैं वेक्टर्स के लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंसी की तरफ। तो अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट स्लैश डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो इसको हम देखेंगे अभी ध्यान से, और इस चीजों को समझो, मेरे साथ पेशेंस रखो और मेरे साथ बिल्कुल सिंक्रोनिज्म में चलना, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेटस से मेरे पास वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 अप टू vn। मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 vn, n नंबर ऑफ वेक्टर्स, मतलब 5 वेक्टर, 3 वेक्टर, 10 वेक्टर, 20 वेक्टर, मेरे पास ये वेक्टर है और मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा हूं किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके। लेट अस से k1 इंटू v1 प्लस k2 इंटू v2 प्लस k3 इंटू v3 प्लस अप टू कहां तक जाएगा kn इंटू vn। तो अभी देखो, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ वेक्टर्स थे, 5 वेक्टर, 10 वेक्टर, कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं, मैंने उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया। v1 को केवल किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया, v2 को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया, v3 को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया, vn को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया, k सब n, और मैंने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूं, देखो, मुझे एक चीज बनानी है। क्या बनानी है? इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मुझे जीरो वेक्टर बनाना है। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मुझे जीरो वेक्टर बनाना है। क्लियर इतनी बात? पहले मेरे पास कुछ वेक्टर्स थे, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मुझे क्या बनाना है? जीरो वेक्टर बनाना है। क्या बनाना है? जीरो वेक्टर बनाना है। और मैंने क्या बोला, अभी मुझे ये बताओ कि v1 v2 v3 अप टू vn, अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मुझे जीरो वेक्टर बनाना है तो इनकी स्केलर्स की वैल्यू क्या होगी? तो एक तो आपको डायरेक्ट दिख रही है, अगर सारे स्केलर्स k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 अप टू kn, अगर ये सारे स्केलर्स जीरो हो गए तो 0 इंटू v1 प्लस 0 इंटू v2 प्लस 0 इंटू v3 अप टू 0 इंटू vn, ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर मिलेगा। ये जीरो नहीं है, ये जीरो वेक्टर है। चलो मैं इसको बोल्ड करता हूं तो आपको याद रहे ये जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर का मतलब होता है वो वेक्टर जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स या एंट्रीज या कंपोनेंट्स उसके सारे के सारे क्या हो? जीरो हो, उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। और मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे तो वो एक नल मैट्रिक्स होता है। वो क्या होता है? नल मैट्रिक्स। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं इन v1 v2 v3 अप टू vn का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूं और मुझे क्या प्रोड्यूस करना है? जीरो वेक्टर। क्या प्रोड्यूस करना है? जीरो वेक्टर। और मुझे यहां से सिंपली दिख रहा है, अगर k1 k2 अप टू kn इन सबको मैंने जीरो ले लिया तो जीरो वेक्टर मेरा मिल जाएगा। v1 इंटू जीरो वो पूरा जीरो हो जाएगा, v2 v3 इसमें कुछ भी एलिमेंट्स हो, अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे सारे जीरो एलिमेंट्स मिलेंगे। ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया। सारे नए जो यहां पे वेक्टर्स मिले स्केलर मल्टीप्लीकेशन के बाद सारे के सारे जीरो वेक्टर बन गए, और जीरो वेक्टर का समेशन ऑब्वियसली क्या आएगा? जीरो वेक्टर ही आएगा। क्या आएगा? जीरो वेक्टर। अगर सिर्फ ये ही k1 और k2 का, जैसे कि हमने लास्ट में देखा एग्जांपल्स में, लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर w बना रहे थे तो वहां पे कभी यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था, कभी क्या मिल रहा था हमें? कभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी मिल रहे थे। अगर ये जो इक्वेशन है मेरे पास, अगर ये इक्वेशन जो मेरे पास है, सिंपली अगर ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन इन द सेंस k1 और k2 और अप टू kn के वो वैल्यूज जो अगर मैं इधर रखूंगा तो मुझे क्या आना चाहिए? जीरो वेक्टर आना चाहिए। अगर ये इक्वेशन का सिर्फ ये ही एक सॉल्यूशन है, अगर ये इक्वेशन का सिर्फ ये ही एक सॉल्यूशन है, तो हम क्या बोलेंगे? ये जो वेक्टर्स है v1 v2 अप टू vn, ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या है?
लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कब इंडिपेंडेंट होंगे वो भी ध्यान से समझो। अगर ये इक्वेशन जो आपको दिया गया है इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो ये सारे के सारे स्केलर्स क्या होंगे, जीरो होंगे, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। इक्वेशन सेटिस्फाई होगा उसका मतलब क्या है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर k1 k2 k3 के वैल्यूज रखोगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जो राइट हैंड साइड में नंबर है वो यहां पे वो वेक्टर है। तो अगर इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, मतलब सिर्फ इस कॉम्बिनेशन के लिए ही जीरो वेक्टर बनाया जा सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो वेक्टर्स है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज दे आर डिपेंडेंट, अदरवाइज दे आर डिपेंडेंट, अदरवाइज दे आर डिपेंडेंट। ओके, तो यहां पे देखो सिंपली अदरवाइज वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। क्लियर इतनी बात? तो यहां पे आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर k1 और k2 3 का सिर्फ यही कॉम्बिनेशन है जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू होगा तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन के अलावा भी और सॉल्यूशन पॉसिबल है, और k1 और kn के ऐसे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है जिसके लिए जीरो वेक्टर बनाया जा सकता है, जिसके लिए जीरो वेक्टर बनाया जा सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? अभी इसको आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है, यहां पे भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही बनेगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? स्केलर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहां तक किसी को कुछ डाउट? यहां तक किसी को कुछ डाउट? आगे जब एग्जांपल लेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, चीजें और क्लियर हो जाएंगी आगे जब एग्जांपल्स लेंगे। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? अगर यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट कर दो, नहीं तो हम आगे फिर डायरेक्ट अभी एग्जांपल की तरफ जाएंगे, और एग्जांपल की तरफ जब जाएंगे तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? चलो अभी यहां पे एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो एग्जांपल पहला 2 डायमेंशनल वेक्टर्स का लेंगे, फिर हम दिखाएंगे कि चलो पहला एग्जांपल हमें ये पता लगाना है कि क्या ये, फिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। यहां पे दो वेक्टर्स दिए गए हैं और पूछा गया है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो पहला वेक्टर है मेरे पास 3 -1, और v2 मेरे पास है -2 एंड 2। तो मुझे ये पूछा गया है v2 एंड वेक्टर v1 एंड v2 क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, v1 और v2 वेक्टर। तो सिंपली मुझे क्या करना है, पहले इस फॉर्म में मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा। कैसे? k1 इंटू v1 प्लस k2 इंटू v2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, जीरो वेक्टर। अभी यहां पे क्योंकि देखो 2 डायमेंशनल वेक्टर्स है इसलिए जीरो वेक्टर्स के भी डायमेंशन क्या होंगे, 2 ही होंगे। तो मैं क्या करूंगा, k1 इंटू v1 मेरा आया 3 -1 प्लस k2 इंटू क्या आएगा -2 और जीरो वेक्टर ये आ गया, इसके 2 एलिमेंट्स होंगे 0 0। और इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 3 -1 -2, जैसे हमने लास्ट में सीखा था लीनियर कॉम्बिनेशंस में, k1 k2 इज इक्वल टू 0 0 इज इक्वल टू 0 0। क्लियर इतनी बात? तो ये मेरे पास बन गया k1 इंटू v1 प्लस k2 इंटू v2। अभी सिंपली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है, और इसका अगर एक ही, क्योंकि ये होमोजीनियस, लास्ट टाइम जो हमने एग्जांपल्स देखे थे वो क्या थे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन रहे थे। लेकिन यहां पे देखो ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो इसका 100% एक सॉल्यूशन तो आएगा ही, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही, k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू 0। और हमें पता है k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू 0, और वो यहां से दिख भी रहा है, k1 को 0 रखो k2 को 0 रखो, सीधी सी बात है आपको 0 मिलेगा। अभी खास बात यह है
अगर ये जो सिस्टम है इसका सिर्फ यही सॉल्यूशन है, अगर यही सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा तो ये वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। उससे हमें क्या पता चलेगा कि अगर K1 और K2 दोनों जीरो होंगे तो यही एक कॉम्बिनेशन K1 और K2 का पॉसिबल है जिसके लिए जीरो रिजल्ट आएगा। अगर इसी सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, इसका मतलब ये एक तो सॉल्यूशन होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा K1 और K2 के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है जिसके लिए ये रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आ सकता है। उस केस में हम बोलेंगे वेक्टर्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहां पे देखो इसका सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है, तो सिंपली क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमें सिर्फ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की ही जरूरत पड़ेगी। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 3 -2 -1 2। और कल मैंने बताया था अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और अगर आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहां तक का है, ऑर्डर 3 तक का है, तो आप डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो यह पता लगाने के लिए कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालोगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, देखो क्या आएगा, 2 × 3 6, 6 - 2 आएगा 4, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 2 होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वही। और यहां पे अननोन्स भी कितने हैं, 2 ही है। n कितने ने यहां पे अननोन्स हैं, 2। इसका मतलब एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसका यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका यही एक ही सॉल्यूशन होगा, दैट इज K1 = K2 = 0। इसका मतलब ये जो पूरा सिस्टम था इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, K1 = K2 = 0। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये वाला K1 = K2 = 0, जिसके लीनियर इस K1 और K2 की वैल्यू के लिए V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से ही सिर्फ जीरो वेक्टर प्रोड्यूस किया जा सकता है और कोई K1 और K2 का यहां पे कॉम्बिनेशन नहीं है जिससे जीरो वेक्टर प्रोड्यूस किया जा सके। इसलिए क्या होगा, ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गई इतनी बात? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सिंपली हमें क्या करना है, देखो यहां पे पूरे टूल्स आप समझ रहे हो, मैकेनिक्स पूरा क्या है, मैकेनिक्स पूरा यही है। आप क्या करोगे, सिंपली अभी एक और बात यहां से नोट करो, सिंपली क्या करना है आपको, देखो यहां पे एक ऑब्जर्वेशन, आपको एक ऑब्जर्वेशन में यहां पे पकड़ा देता हूं, क्या देखो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सिंपली है क्या। अभी जब आगे एग्जांपल्स में हम बढ़ेंगे तो ये सब पूरा प्रोसीजर हम नहीं करने वाले, हमें सिंपली क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए क्या चाहिए होता है, सिंपल आपको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका फर्स्ट कॉलम क्या है, ये वेक्टर है, और सेकंड कॉलम क्या है, ये वेक्टर है। तो सिंपली कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर आपको बनाना है सॉल्यूशन के लिए, गेट एग्जाम में हमें ये थोड़ी बोलेगा कि मेथड पूरा बताओ, वहां पे तो टाइम बचाना है और सिर्फ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे ही रो इक्विवेलेंट फॉर्म लगा के हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे उससे कुछ हमें लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें यह कंक्लूड करना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अगर ये सेट के लिए यूनिक सॉल्यूशन है तो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये सिस्टम के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, इसका मतलब ये वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर इतनी बात? और दूसरी बात यहां पे, और अगर मुझे अभी सिंपली जब नेक्स्ट एग्जांपल करूंगा, सिंपली मैं यहां पे जंप करूंगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो कैसे बना सकते हैं, सिंपली V1 को लिख दो यहां पे, V2 को यहां पे लिख दो, 3 वेक्टर है तो V3 को लिख दो, आपको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके क्लियर, यूनिक सॉल्यूशन, वेरी गुड। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखेंगे, और एग्जांपल्स यहां पे देखते हैं। मैं लिख लेता हूं, आप बताओ उसका, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। मैं यहां पे दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, उसमें 3 वेक्टर्स है, अभी 2 वेक्टर वाला आपको समझ में आ गया। वेक्टर, पहला वेक्टर है मेरा वेक्टर V1 है मेरे पास 1 0 0, वेक्टर V2 है मेरे पास, वेक्टर V2 है मेरे पास 0 1 0, वेक्टर 3 है मेरे पास, वेक्टर 3 मेरे पास है 0 0 1 0 0 1। और ये पूछा है क्या ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, बस इतना ही पूछा है। ये सिंपल एग्जांपल है, इस पे कमांड हमें आ जाएगी तो हम सिंपली कहां पे जाएंगे, हम सिंपली जाएंगे
एक और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल की तरफ, ये मुझे बताओ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जिसको सब क्लियर हो गया वेरी गुड। अभी मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा है, उसमें मुझे ये बताओ ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। एक दूसरा एग्जांपल भी लिख रहा हूं, एग्जांपल तो बहुत करवाऊंगा मैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट, अगर पीछे कहीं कॉन्सेप्ट में आप लैग कर रहे हो तो एग्जांपल के थ्रू आप चीजों को समझ लोगे। यहां पे मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, इसको आप सॉल्व करो, तब तक ये भी लिख देता हूं 2 - 2 4, 2 - 2 4, 3 - 5 4, 3, ओके मेरे पास V2 है 3 - 5 4, और मेरे पास V3 है, मेरे पास V3 है, V3 भी लिखो 0 1 1, V3 है 0 1 1, मेरे पास ये है V3। ओके, और मतलब दोनों केस में चीजें सेम ही करनी है, क्या चीजें सेम करनी है, क्या करना है, चेक करना है कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। यहां पे भी तीनों वेक्टर्स चेक करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। क्लियर इतनी बात। पहले वाले का एग्जांपल का आ गया क्या आंसर, इंडिपेंडेंट। वेरी गुड, विदाउट पेन एंड पेपर इंडिपेंडेंट। जिसको विदाउट पेन एंड पेपर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले क्या बनाओगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे लिखोगे, वेक्टर v1 लगा दो यहाँ पे, वेक्टर v2, वेक्टर v3, इनको यहाँ पे कॉलम वेक्टर लिखना, कॉलम लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स से इसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, 1 होगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका रैंक होगा 3 रैंक होगा, और अननोन्स भी यहां पे कितने आएंगे, 3 आएंगे। इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल क्या होगा, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन अननोन्स k1 k2 k3, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, जो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इसका मतलब इस केस में वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब इनको देखो, दूसरा एग्जांपल में क्या आएगा, एग्जांपल 3 का मुझे बताओ, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट। सिंपली सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनेगा, A इज इक्वल टू आप लिखोगे 2 - 2 4 3 - 5 4 0 1 1, और इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आएगा 0, जो कि डिटर्मिनेंट 0 आएगा। इसका मतलब इसका रैंक होगा वो क्या होगा, 3 से कम होगा। क्या होगा, 3 से कम होगा। हमें ये नहीं पता रैंक कितना होगा, लेकिन 3 से तो कम ही होगा। और नंबर ऑफ अननोन्स कितने होंगे, 3 होंगे। इसका मतलब यहां पे क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब ये वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर हो गई इतनी बात। ओके चलो अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल हम देखेंगे यहां पे, जिसको कुछ भी समझ ना आ रहा हो वो क्या करे, सिंपल k1 इंटू v1 प्लस k2 इंटू v2 प्लस k3 इंटू v3 इज इक्वल टू 0 बना सकता है और चेक कर सकता है। ओके चलो अभी मैं यहां पे एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल 4, और मैं देखता हूं आप उसको कैसे बना रहे हो। तो एग्जांपल 4 में मुझे बताओ, एक वेक्टर ले रहा हूं, वेक्टर है मेरा 1 0 1, और वेक्टर 2 है यहां पे 1 2 1। अभी मुझे ये बताओ, ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट है, बस इतना बता दो। ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, इतना आपको बताना है। ये एग्जांपल 4 में ये जो दो वेक्टर्स हैं, सर क्वेश्चन इज इन ऑलरेडी ओके, क्वेश्चन अगर है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में तो ठीक है। वो जो 3 वेक्टर्स थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वो ऑलरेडी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में था, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, उसका डिटरमिनेंट 1 ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उसका कुछ भी ऑर्डर हो, उसका डिटरमिनेंट आपका क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अभी मुझे ये बताओ, ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, जल्दी से मुझे बताओ।
कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपका बनेगा A इज इक्वल टू क्या बनेगा? 1 1 0 2 1 1 1 1। और ये क्या होगा? इसमें 3 रो है 2 कॉलम है, 3 रो है 2 कॉलम है। क्लियर इतनी बात? अगर 3 रो है 2 कॉलम है तो जो रो का नंबर है या कॉलम का नंबर है, जो रैंक होगा वो हमेशा क्या होगा? हमने प्रॉपर्टी पता है, रैंक हमेशा क्या होता है? मिनिमम ऑफ 3, 2। तो रैंक ऑफ, ये नए नए कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, तो रैंक क्या होगा? 2 होगा या उससे कम होगा। तो अगर इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 1 1 0 2 और ये आएगा 0 0। इसका रैंक कितना आया? इसका रैंक आया 2। इसका रैंक क्या आया? 2 आ गया ना, इसका रैंक आ गया 2। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमने बना दिया, दोनों वेक्टर्स को लिख दिया। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक आ गया 2, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर रैंक आ गया 2 तो इसका मतलब क्या है? और वो क्या होंगे? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर रैंक आया है 2 और वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन्स भी यहां पे कितने होंगे? k1 और k2 दो ही होंगे। जितने वेक्टर्स होंगे उतने ही अननोन्स होंगे आपके सिस्टम में। यहां पे जो सिस्टम यहां पे मैं बता रहा हूं, इसके रिस्पेक्ट में आपके अननोन्स कितने होते हैं? k1 k2 k3 कितने अननोन्स लिखते हो? जितने वेक्टर्स होते हैं। यहां पे रैंक आया 2 और अननोन्स भी कितने? 2। इसका मतलब ये वेक्टर्स क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, oh my god, can't say here, can't say here। देखो यहां पे तुम लोग फंस गए, यहां पे देखो तुम लोग फंस चुके हो। फंस कैसे चुके हो? क्योंकि यहां पे डिटर्मिनेंट ऐसा थोड़ी है, अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन रहा तो उसका डिटर्मिनेंट आप नहीं चेक कर सकते। ऐसा होता है क्या? देखो ये कल के केस में नहीं आया होगा लेकिन आज के केस में आ गया, आज के केस में आ गया। ये क्या बनेगा? 3x2 मैट्रिक्स बनेगा। ये 3x2 मैट्रिक्स बनेगा। इसके साथ यहां पे आएगा k1 और k2 वाला मैट्रिक्स, वो क्या होगा? 2x1। वो क्या होगा? 2x1। तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 3x1। मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 3x1। इंडिपेंडेंट। अरे यहां पे ध्यान दो, देखो कुछ लोग यहां पे ये बोल रहे हैं नॉट पॉसिबल क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन रहा। तो यहां पे आप ध्यान से मैंने सोचो कि मैंने ये आपको बोला था, जो रैंक का कॉन्सेप्ट अगर आप डिटर्मिनेंट से जाते हो उसके लिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका रैंक नहीं डिटरमाइन कर सकते। उसका अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते टू फाइंड रैंक, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैंने रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर रैंक चेक करेंगे, फिर रैंक चेक करेंगे। और रैंक क्या आया? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इसका मतलब ये क्या होंगे? दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ, माइंड गेम ही खेला था मैंने, मुझे पता था आप लोग यही बोलोगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं तो नॉट डिफाइंड। नहीं बच्चों, नहीं बच्चों, स्टूडेंट्स यहां पे समझिए, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन रैंक। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप रैंक डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते। फिर इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप देख रहे हो यहाँ पे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास 2 नॉन जीरो रोज आ गए। इसका मतलब इसका रैंक कितना होगा? 2। और अननोन्स भी कितने होंगे? जितने वेक्टर्स होंगे उतने अननोन्स होंगे, वो भी 2 थे। इसका मतलब ये क्या होगा? ये क्या होगा? अगर ऐसा केस है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसका मतलब क्या होगा? k1 और k2 एक ही होगा यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वेक्टर्स क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आपने कैसे बोल दिया नॉट पॉसिबल? हाँ ये सही है, ये सही है बिल्कुल। थोड़ा भी इधर उधर का क्वेश्चन मिल गया आप यही बोलोगे सर नॉट पॉसिबल। क्या बात है, ये सही बोला है, नॉट पॉसिबल। देखो चलो इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझाता हूं, इसको थोड़ा मैं डिटेल में लगता है ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है। मैं सिंपली अगर कैसे लिखते हैं हम, k1 इंटू v1 प्लस k2 इंटू v2 इज इक्वल टू 0। यहां पे k1 इंटू v1 लिखोगे, v1 क्या है? 1 0 1
V2 क्या है, V2 मेरा है 1 2 1 और ये क्या है, जीरो वेक्टर है, ये क्या है, जीरो वेक्टर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 1 0 1 2 1, ये क्या आएगा 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और यहाँ पे दो अननोन से K1 K2, और ये क्या आएगा 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, और यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0, यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0, जो कि क्या है 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। देखो रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब ये कॉमन है, मल्टीप्लीकेशन होगा, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है ये वाला जिसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 1, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अभी क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम है तो सिर्फ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को ही लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, उसका रैंक निकालेंगे, उसका रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितना आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अभी मैं इसको जब आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा तो आप मतलब तो आप देखना कैसे इसको आप आगे लेके जाओगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, वो सब आप चीजें फिजिकल सिग्निफिकेंस भी इसका बताऊंगा, 2 वेक्टर्स के केस में, 3 वेक्टर्स के केस में। एक और चलो इसको भी बताओ, अगर ये सीख गए हो तो इसको बताओ क्या होगा। लेट अस से एग्जाम्पल 6 शायद था, एग्जाम्पल मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं, v1 इज इक्वल टू 1 0 1, v2 इज इक्वल टू 3 0 3। ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, बस ये मुझे बता दो। ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है? ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है? ये दोनों वाले, ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हाँ सही बात है, हर जगह शॉर्टकट लगाने से नॉट पॉसिबल आता है सर, इसलिए मैं सारे एग्जांपल ज्यादा लेने का मेरा यही रीजन होता है, आपके सारी चीजें यहां पे क्लियर हो जाए। ओके, डिपेंडेंट, यहां पे देखो ये डिपेंडेंट है, यहां पे देखो ये डिपेंडेंट है। कैसे? सिंपली एक मैं आपको फिजिक थोड़ा बताऊंगा आगे, पहले ये देखो a क्या आ गया 1 3 0 0 1 3, और इसको अगर ये यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ऐसा मत बोल देना नॉट पॉसिबल, 1 3 0 0। अभी मैं क्या करूंगा R3 में से R1 को सेपरेट कर दूंगा, ये हो गया 0 0। तो बताओ रैंक क्या होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का 1, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 2, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे मतलब ये क्या होंगे लीनियरली डिपेंडेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हमेशा, हमेशा ये क्या होंगे हमेशा, मतलब क्या लीनियरली डिपेंडेंट तो आपको दिख ही रहे, क्योंकि रैंक आया 1 और वेरिएबल्स कितने अननोन्स 2, उससे एक नंबर कम, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये वेक्टर्स क्या हो गए लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। अभी यहां पे एक बात आप ध्यान करो, मैं v2 को ऐसे लिख सकता हूं, v2 इज इक्वल टू 3 इंटू v1, 3 इंटू v1 और k इंटू v1 हम सिंपली बोले तो इसका मतलब क्या है, अगर इसका मतलब क्या है, अगर मैं v2 को v1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अगर v2 को v1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, इसका मतलब क्या है, मैं किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूं, सिंपल। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का यही मतलब होता है। अगर मेरे लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियर डिपेंडेंट, अभी ध्यान से समझो, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जैसे कि यहां पे दिख रहे हैं, अगर मैं किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूं, उसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके, तो हम क्या बोलेंगे, ये दो वेक्टर्स क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूं तो क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां पे देखो, इससे पहले वाला एग्जांपल आप उठा के देखो, उस केस में आप ये वाला रिलेशन कभी नहीं बिल्ड कर पाओगे, कभी नहीं बिल्ड कर पाओगे। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं,
अगर उन दो वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विथ एनी स्केलर, तो हम ये क्या बोलेंगे, वेक्टर्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। क्लियर होगा इतनी बात। अदरवाइज क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ऐसा हम कोई क्या कर पाए, रिलेशन बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर होगा इतनी बात। यस यस बिल्कुल। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, तो सिंपली वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के फॉर्म में मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, तो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो अभी मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, वो आपको सॉल्व करना है और उस पर कुछ कंक्लूजन निकालना है। ये एग्जांपल है आपका, एक वेक्टर है आपके पास 1 0 1, दूसरा वेक्टर है आपके पास 1 1 2, तीसरा वेक्टर आपके पास है 0 0 0। क्या है, 0 0 0। ये तीन वेक्टर्स हैं और आपको मुझे ये बताना है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, आपको ये मुझे बताना है। बस अभी कंक्लूजन यहां पे निकलेंगे कुछ एक दो, उसके बाद क्लास कंक्लूड हो जाएगी यहां पे। और कल से हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स स्टार्ट करने वाले हैं, मिस मत करना। क्योंकि गेट के प्रीवियस ईयर उठा के क्वेश्चन देख लो, लास्ट 5-6 साल के 90% क्वेश्चंस आते हैं आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर से एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। और अभी जो वेक्टर्स आ रहे हैं उसमें ऐसा पूछते हैं कि बताओ नंबर ऑफ लीनियरली, अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें ऐसा पूछते हैं, क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का होगा और पूछेगा कि बताओ नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने पॉसिबल है। क्वेश्चन होगा आइगन वेक्टर्स का, पूछेगा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने हैं। क्लियर इतनी बात। उसके लिए हम आज का लेक्चर पढ़ रहे हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। तो लेकिन बेसिक हमारे क्लियर होना जरूरी है। ये वेक्टर्स मुझे बताओ लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। पंकज सर का लेक्चर 11 बजे है ना। पंकज, अरे झूठ बोलते हो तुम, भागने के चक्कर में कितना झूठ बोलते हो। क्लास 11 बजे बोल रहे हो, 10:30 बजे क्लास है। डिपेंडेंट, वेरी गुड, डिपेंडेंट डिपेंडेंट। यहां पे देखो सिंपल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ 1 0 1 1 1 2 0 0 0। और क्योंकि एक रो या एक कॉलम अगर 0 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 0, इसका मतलब रैंक क्या होगा ए का, 3 से कम होगा। रैंक क्या होगा ए का, 3 से कम होगा। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है। अब यहां पे कुछ मैं कंक्लूजन निकालूंगा, वो आपको नोट करना है। हम कैसे लिखते हैं, v1 प्लस v2 k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस k3 v3 अप टू kn vn, अप टू kn इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास कुछ कलेक्शन है वेक्टर्स का, उसमें v1 v2 v3 ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, लेकिन मेरे पास एक जीरो वेक्टर भी है कलेक्शन में। मेरे पास कलेक्शन में एक जीरो वेक्टर भी है। तो आप ये बात नोट करो, अगर मुझे इस रिजल्ट को, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास जो वेक्टर्स का कलेक्शन है जिसको मुझे पता लगाना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, तो मैंने क्या बोला, लेट अस से v1 v2 अप टू vn, ये पे मेरे पास सब नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब एटलीस्ट उसमें एक कंपोनेंट नॉन जीरो होगा। और मेरे पास जीरो वेक्टर का भी कलेक्शन है, मेरे पास जीरो वेक्टर का भी कलेक्शन है। तो बताओ ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे। अगर ये वेक्टर्स लीनियरली, जहां पे एक वेक्टर जीरो है बाकी सारे वेक्टर्स नॉन जीरो हैं, तो अगर ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो कंडीशन एक ही होनी चाहिए, क्या, k इज इक्वल टू k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3। ये सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जीरो। अगर यही सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, अगर यही सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट। अभी यहां पे ध्यान दो, k इंटू 0 प्लस k1 इंटू v1 प्लस k2 इंटू v2 प्लस k3 इंटू v3 अप टू kn इंटू vn, अप टू kn इंटू vn इज इक्वल टू 0। अगर सिर्फ यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जैसे हमने पहले देखा था कि जीरो वेक्टर का केस हमने नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे जीरो वेक्टर का केस ले रहे हैं। अगर सिर्फ यही सॉल्यूशन पॉसिबल है
तो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अभी यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, अगर मैं k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 अप टू इज इक्वल टू kn इज इक्वल टू मैं जीरो बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, जीरो बना रहा हूं, तो ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये तो हमेशा जीरो आएगा, ये हमेशा आएगा जीरो, प्लस यहां पे क्या आ रहा है देखो, k इंटू जीरो, k इंटू जीरो, और मुझे इसको क्या बनाना है, जीरो वेक्टर बनाना है, क्या बनाना है, जीरो वेक्टर। तो देखो ऑब्वियसली ये जीरो वेक्टर है। अब यहां पे k की एनी वैल्यू, k की कोई भी वैल्यू ले लो, k की कोई भी वैल्यू ले लो, आपको जीरो वेक्टर ही मिलेगा हमेशा। k की कोई भी वैल्यू ले लो तो आपको हमेशा जीरो वेक्टर मिलेगा, क्योंकि कोई भी k की वैल्यू ले लो उसको जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो वेक्टर ही आएगा। यहां पे ऑलरेडी जीरो वेक्टर है, इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, जीरो वेक्टर, इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, जीरो वेक्टर। लेकिन अभी लेटेस्ट से k की वैल्यू 1 लो या 2 लो या 3 लो, कुछ भी लो, ऐसा जरूरी नहीं है इंटीजर्स, बस k रियल नंबर होना चाहिए। k की कोई भी वैल्यू ले लो, अगर k1 k2 k3 जीरो है तो आपको हमेशा जीरो वेक्टर मिलेगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इस इक्वेशन के, अगर मैं ओवरऑल सॉल्यूशन की बात करूं तो यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। कैसे, देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसके सॉल्यूशंस लेटेस्ट से k1 k2 k3 इज इक्वल टू जीरो है, तो सॉल्यूशंस क्या होंगे इसके, जीरो जीरो अप टू जीरो। क्लियर इतनी बात। मैं क्या बोल रहा हूं, ये पूरे सॉल्यूशंस कितने होंगे, यहां पे चलो इसको ऐसे लिख देता हूं, ये सॉल्यूशन है पूरा k1 सॉरी k1 k2 अप टू kn, ये पूरा एक सॉल्यूशन सेट है। तो हमने क्या बोला था, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वेक्टर्स तो ये इक्वेशन में एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली। लेकिन अभी हमने क्या देखा, अगर जीरो वेक्टर है और लेटेस्ट से k1 k2 k3 इज इक्वल टू सारे जीरो है, फिर भी k की अगर मैं कोई भी वैल्यू ले लूं तो ये तो जीरो, ये तो रिलेशन बन नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स का कलेक्शन है, वेक्टर्स का सेट है, उसमें अगर जीरो वेक्टर प्रेजेंट है तो 100% वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट ही होने वाले हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डिपेंडेंट 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 डिपेंडेंट, हाँ 11 बजे इसको खत्म करेंगे, अभी टेंशन ना लो, तुम टेंशन ना लो, खत्म करेंगे इसको। तो सिंपली देखो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, अगर हम k1 k2 k3 को जीरो भी मान लें, लेकिन k की कोई भी वैल्यू ले ले तो भी जीरो वेक्टर जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम में क्या है, जीरो वेक्टर है, सिस्टम में क्या है, जीरो वेक्टर है। यहां से जैसे कि दिख रहा है हमारे पास ये अननोन्स थे, अननोन्स के क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्योंकि पॉसिबल है तो ये वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर आपके वेक्टर्स के कलेक्शन में जीरो वेक्टर प्रेजेंट है तो वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो नोट कर लो ये पॉइंट, नोट कर लो ये पॉइंट। If in a set of vectors zero vector is present, then that set is linearly dependent. Then that set is linearly dependent. Okay, very good. Okay, अभी यहां पे ध्यान दो, अभी लास्ट एग्जांपल आज का जो कि कंक्लूजन हमारा निकलेगा, लास्ट एग्जांपल आज का। यहां पे देखो, यहां पे एक सेट दिया गया है वेक्टर्स का, एक सेट दिया गया है वेक्टर्स का 1 1 1 0 1 -1 1। क्लियर। और पूछा गया है ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, या क्या है, डिपेंडेंट। बस इतना पूछा गया है, ये वेक्टर्स क्या लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अभी ध्यान से देखोगे तो ये वेक्टर्स क्या है, इसके भी इसमें दो कंपोनेंट है, इसमें दो कंपोनेंट है, इसमें दो कंपोनेंट, सिंपली ये टू डायमेंशनल स्पेस के वेक्टर्स हैं, इसलिए ऐसा भी लिखा गया है एस इन r टू दी पावर 2। r टू दी पावर 2 हमें ये बताता है कि आपका पहले तो ये क्या है, आपका टू डायमेंशनल स्पेस है जिसमें सारे नंबर्स क्या है, रियल है, जिसमें सारे नंबर्स क्या है, रियल है।
इन जनरल हम ऐसा भी लिख सकते हैं r टू द पावर n। इसका मतलब क्या है, ये n डायमेंशनल स्पेस है जिसमें सारे नंबर्स क्या है, रियल है। r टू द पावर 3 मींस 3 डायमेंशनल स्पेस, जहां पे 3 कंपोनेंट होंगे। r टू द पावर 4 मींस वहां पे 4 कंपोनेंट्स वाले वेक्टर होंगे। r टू द पावर 5 मींस 5 कंपोनेंट्स वाले वेक्टर होंगे। क्लियर इतनी बात? तो ये पूछा गया ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं या लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ओके, बिल्कुल। चलो यहां पे देखो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसको देखो मैं कंक्लूजन तो लिखवाऊंगा ही। अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस k3 v3 इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका बनेगा, तीनों वेक्टर्स को लिखो 1 1 0 1 -1 1। कितना आया, इसका साइज क्या है, 2 रोज 3 कॉलम। और यहाँ पे क्या आएंगे, 3 अननोन्स k1 k2 k3, k1 k2 k3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 वेक्टर 0 0। क्या इसका साइज क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 रो है 1 कॉलम है, तो ये आएगा 2 क्रॉस 1। क्लियर इतनी बात? तो ये आ गया आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे देखो कंक्लूजन लिखना, ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद आ जाएगी। अगर याद नहीं रखनी है तो ऐसे भी जा सकते हो, 1 0 -1 1 0 -1 1 1 1। ये अपना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। इसका मुझे बताओ साइज क्या है, 2 क्रॉस 3। साइज क्या है, 2 क्रॉस 3। और इसका मतलब रैंक क्या होगा, रैंक होगा 2 से कम। इसका सिंपली निकालो, रैंक देखो 2 आएगा, इसका सिंपली रैंक क्या आएगा, 2। इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और वेरिएबल्स अननोन्स कितने हैं, 3। क्लियर हो गई यहां पे बात? देखो यहां पे एक चीज आप नोट करो, ये हमने पूरा सिंप्लीफाई किया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 आया। और यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है। इसका मतलब क्या होगा, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। और इसका क्या है, ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। जो इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ये डिपेंडेंट है। वेक्टर्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। यहां पे देखो इसका मतलब क्या है, यहां पे ध्यान से देखो कंक्लूजन ये निकलेगा। अगर आपके पास देखो यहां पे वेक्टर्स कितने हैं, यहां पे वेक्टर्स 3 है और ये लेकिन क्या है, 2 डायमेंशनल स्पेस। ये क्या है, 2 डायमेंशनल स्पेस। मतलब ये यहां पे वेक्टर्स 3 है, यहां पे ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, 3 2 से क्या है, ज्यादा है, 3 2 से ज्यादा है। तो इस केस में हमेशा वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। इस केस में वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर हो गई इतनी बात? तो बस यही यहाँ पे कंक्लूजन हमें निकालना था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बताना था लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट के बारे में, और ये सब चीजें आपको नोट करनी है। तो ये पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 पहला ये था कि अगर आपके सेट में 0 वेक्टर प्रेजेंट है तो वो वेक्टर सारे क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और आपके सेट में, अगर आपके सेट में वेक्टर्स लेटर से v1 v2 अप टू vk इतने अगर वेक्टर्स हैं, किस में, Rn स्पेस में लेटस से, और अगर ये k वाला नंबर n से बड़ा है, तो वेक्टर्स क्या होंगे आपके, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, जो कि हमने अभी देखा। हमने देखा हमारे पास 3 वेक्टर्स थे। ये जो k बता रहा है, क्या बता रहा है, कितने वेक्टर्स हैं। तो हमने अभी देखा हमारे पास 3 वेक्टर्स थे, लेकिन ये स्पेस कौन सा था, 2 डायमेंशनल स्पेस। तो वेक्टर्स क्या थे, लीनियरली डिपेंडेंट थे। तो ये हमेशा फॉलो होगा। क्या, अगर आपके पास सेट में जितने वेक्टर्स हैं, लेटर से 3 4 5, वो अगर जो डायमेंशनल स्पेस का नंबर है उससे ज्यादा है, तो वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। यहां पे n हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर होगा इतनी बात? यहां तक आपको बस ये चीज याद रखनी है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? बिल्कुल। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट। ये फिर से देखो बेटा, फिर से देखो। ओके, तो यहां तक हमने पूरा इसका किस्सा पढ़ लिया है। तो मैंने 2 चीजें आपको नोट करनी है। क्या
कि अगर आपके सेट में, जैसे कि यहाँ पे सेट है, उसमें अगर एक भी वेक्टर, अगर सेट में 0 वेक्टर है तो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और अगर आपके सेट में जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो जो ये वाला नंबर है n, जो कि क्या बताता है n डायमेंशनल स्पेस, उससे अगर ज्यादा है तो भी वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। और एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर एक चीज और ऑब्जर्व करना, जो आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक है वो अगर नंबर ऑफ वेक्टर जो आपके पास है उसके बराबर है, नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है, ये चीज नोट कर लो। अगर ये चीज याद नहीं भी रखते हो तो कोई बात नहीं, जितना हमने देख लिया उतना काफी है। अगर रैंक ऑफ है, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक है वो नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर रैंक ऑफ ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स किससे कम है, नंबर ऑफ वेक्टर से कम है, तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये 3-4 चीजें आप बाय हार्ट याद कर लेना। पहली फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके सेट में 0 वेक्टर प्रेजेंट है तो वो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर आपके पास कितने वेक्टर्स हैं सेट में जिसका नंबर इस n डायमेंशनल स्पेस से ज्यादा है तो भी वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और ये भी आप कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो, लिख लेना नोटबुक में, अगर जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक है वो नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है, और नंबर ऑफ वेक्टर्स मैंने वही लिखवाया था, जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे उतने ही क्या होंगे, अननोन्स होंगे, उतने ही क्या होंगे आपके अननोन्स, उतने ही अननोन्स होंगे, k1 k2 k3, k1 k2 k3 उतने ही अननोन्स होंगे। तो हमने वही पढ़ा, हमने एक्चुअली वही पढ़ा। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक था हम उसको किससे कंपेयर कर रहे थे, नंबर ऑफ अननोन से कंपेयर कर रहे थे। और हमने ये भी देखा था नंबर ऑफ अननोन्स उतने ही आएंगे जितने आपके क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। अगर मैं क्या ले रहा हूं v1 v2 तो अननोन्स 2 ही आएंगे, k1 k2, तो इनडायरेक्टली ये वही है नंबर ऑफ अननोन्स। यहां पे इनडायरेक्टली ये वही है, नंबर ऑफ अननोन्स बोलो या नंबर ऑफ वेक्टर्स बोलो, इस चीज में, इस केस में बात सेम होगी। ओके, अभी मैं डाउट्स आपके क्लियर करता हूं। इफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन आई कंक्लूड दैट इट लीनियरली डिपेंडेंट। वो देख लो, अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल कंक्लूड नहीं कर सकते। पीछे जाके एक एग्जांपल देखो जिसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था, फिर भी वेक्टर्स क्या थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। ओके, नंबर ऑफ अननोन्स उतने ही होंगे इस केस में जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, जिनको हमें चेक करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियर डिपेंडेंट है। और जो यहाँ पे नए जुड़ते हैं, डायरेक्ट डाउट पूछते हैं, वो पीछे जाके पहले सेशन देखो फिर डाउट पूछो। ओके, ऐसा नहीं होगा। अभी यहां पे चलो एक बात आप पता लगा के आओ, अगर आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल देखे। हमने देखा था यहाँ पे जहां पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था, उसमें एक केस में लीनियरली इंडिपेंडेंट आया, एक केस में लीनियरली डिपेंडेंट आया, तो उसके बेस पे कंक्लूजन मत निकालना। हाँ, अभी तो धोखा खाए थे भाई, अभी तो तुम धोखा खाए थे उसी में, देखो पीछे जाके देखो, उसी में ही धोखा खाए थे। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जिसमें आपने नॉट पॉसिबल बोला, मैंने बोला नहीं होगा, अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है उसके बेस पे कभी कंक्लूजन नहीं निकलेगा कि वेक्टर्स क्या होंगे। देखो जैसे कि ये वाला केस था, इसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था, वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट आ गए। पहले वाला 2 केस देखे जहां पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थे, तो एक केस में इंडिपेंडेंट आ गए, एक केस में डिपेंडेंट आ गए। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है उसके बेस पे हम नहीं बता सकते कि वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्लियर होगा इतनी बात? ओके, चलो तो आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं। आज आपको कोई भी असाइनमेंट नहीं दिया जाएगा उधर जेनिक लाइव ऐप में। पहले ये वाला जो लास्ट में असाइनमेंट दिया है और जो उससे पहले वाला है, पहले उसको खत्म करो। कल आपको बहुत बड़ा असाइनमेंट दूंगा 30-40 क्वेश्चन का, क्योंकि कल हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कौन सा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का, उसको थ्रोली समझेंगे और उसके बेस पे ही एग्जांपल्स करेंगे। उसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कब होंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल इसी टाइम पे 9 बजे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के साथ, और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम जानने को, जो मींस ज्योमेट्रिकली भी कुछ उसमें समझने का ट्राई करेंगे। तो तब तक के लिए सबको गुड नाइट।